2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जिसमें हार के बाद जापान दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। 2 साल बाद भारत भी अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हो गया। इसके ठीक 10 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जापान के प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी को भारत बुलाया। मई 1957 में नोबुसुके किशी दिल्ली पहुंचे। वो भारत की जमीन पर कदम रखने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। आप लोग जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जानते ही होंगे, जिनको 8 जुलाई 2022 को चुनावी रैली के दौरान गोली मार दी गई थी। नोबुसुके किशी उनके नाना थे। नेहरू ने किशी को लाल किले से भाषण देने का सम्मान दिया। ये मंच हमेशा से भारत के प्रधानमंत्री के लिए ही खास रहा है। उस हताश दौर में जापान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इस सम्मान ने किशी का दिल जीत लिया। उन्होंने हमेशा भारत का साथ निभाने का वादा किया और जापान वो वादा आज तक निभा रहा है। 1 जुलाई 2026 को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत आई। उनका ये दौरा कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने उनका स्वागत बहुत ही आत्मीय तरीके से किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें मंच से छोटी बहन कहकर बुलाया। ये बात कूटनीति से बहुत आगे की है। दुनिया भर के देश भारत और जापान के इस नए रिश्ते को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अनकही के इस एपिसोड में हम इसी युगांतकारी घटना के हर पहलू को बहुत बारीकी से समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि पीएम मोदी ने जापान की नई प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन क्यों कहा। ये भी बताऊंगी कि साधारण परिवार की बाइकर लड़की कैसे जापान की सबसे ताकतवर महिला बन गई। इस बातचीत में उस बड़े निवेश को भी डिकोड करेंगे जो जापान भारत में लगाने वाला है और इस पैसे से हमें क्या फायदा होगा। जापान में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की अमर प्रेम कहानी का राज छिपा है जो आपको हैरान कर देगा। इसके साथ ही जापान में किस भारतीय की भगवान की तरह पूजा होती है, इसका जवाब भी मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको अनकही के इस एपिसोड में मिल जाएंगे। शुरुआत साने ताकाइची के दिल्ली दौरे से करते हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अपने पहले भारत दौरे पर 1 जुलाई 2026 को दिल्ली पहुंची। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच अहम बातचीत हुई। इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी थीं। इसके बाद पीएम मोदी और ताकाइची साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने कूटनीति के पुराने नियम तोड़ दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को ऐसे अनौपचारिक शब्द कहकर इंट्रोड्यूस किया जो बहुत कम सुनाई देते हैं। आप भी सुनिए। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। योर एक्सीलेंसी और मेरी छोटी बहन। जैसे ही ट्रांसलेशन डिवाइस से ताकाइची ने ये सुना, वो मुस्कुरा उठी। उन्होंने भी खुले मन से इस रिश्ते को स्वीकार किया। Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. इस भाई बहन वाले रिश्ते की कहानी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से जुड़ी है। ताकाइची शिंजो आबे को अपना राजनीतिक गुरु मानती हैं। वो हमेशा उन्हें अपना बड़ा भाई कहती थी। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे की गहरी दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है। बंद कमरे में हुई बातचीत में ताकाइची ने इसी बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि आबे सान के दिल में भारत के लिए जो सम्मान था वही उनके दिल में भी है, इसलिए वो पीएम मोदी को बड़े भाई की तरह देखती हैं। प्रधानमंत्री ने भी बड़े भाई की भूमिका को खुशी से मान लिया। ये आत्मीयता सिर्फ बातों तक नहीं रही। पीएम मोदी ने ताकाइची के सम्मान में खास सांस्कृतिक भोज रखा था। वहां भारतीय पारंपरिक संगीत की महफिल सजी। कार्यक्रम के बाद ताकाइची को 100 तारों वाला वाद्य यंत्र संतूर बजाने के लिए कहा गया। हेवी मेटल संगीत से जुड़ी रही ताकाइची ने बहुत आराम से संतूर बजाया। ये देखकर पीएम मोदी समेत वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। दोनों देशों की समझ संगीत के जरिए और गहरी हो रही थी। उसी दिन भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक भी हुई।
वहां पीएम मोदी ने ताकाइची के अतीत से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। प्रधानमंत्री ताकाईजी, मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। ये बात ताकाइची के उन दिनों से जुड़ी थी जब वो सच में रॉकस्टार हुआ करती थी। ताकाइची का जीवन किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है। उनका जन्म जापान के नारा प्रांत के बहुत सामान्य परिवार में हुआ था। उनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो बचपन से मेधावी थी, लेकिन उन्हें रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ा। हाई स्कूल के बाद वो टोक्यो की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन माता पिता ने उन्हें वहां भेजने और पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। परिवार का तर्क था कि लड़की को घर से दूर क्यों भेजना, सारा पैसा छोटे भाई की पढ़ाई के लिए बचा लिया गया। इस बात ने ताकाइची को निराश किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कोबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें हर दिन 6 घंटे का सफर करना पड़ता था। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने कई पार्ट टाइम नौकरियां भी की। यूनिवर्सिटी के दिनों में ताकाइची का स्वभाव बहुत विद्रोही था। उनका झुकाव पश्चिमी रॉक और हेवी मेटल संगीत की तरफ था। वो खुद भी बैंड का हिस्सा थी और ड्रम बजाया करती थी। उन्हें गुलाबी बाल रखना और भारी मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद था। 1980 के दशक में रूढ़िवादी जापान में वो कावासाकी Z400 GP बाइक पर घूमा करती थी। वहां उन्हें बाइकर चिक के नाम से जाना जाता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़की एक देश की कमान संभालेगी। मार्च 1984 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मात्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट में दाखिला लिया। ये जापान का बेहद प्रतिष्ठित संस्थान है जो भविष्य के राजनेताओं और लीडर्स को तैयार करता है। इसके बाद वो 1987 में कांग्रेशनल फेलो के तौर पर अमेरिका गईं। वहां उन्होंने लगभग 2 साल तक कोलोराडो की डेमोक्रेटिक कांग्रेस महिला पैट्रिशिया श्रेडर के ऑफिस में इंटर्न और विधायी सहायक के रूप में काम किया। मार्च 1989 में जापान लौटने के बाद उन्होंने जापानी टीवी नेटवर्क टीवी असाही में बतौर न्यूज़ एंकर नए करियर की शुरुआत की। टेलीविजन के जरिए मिली लोकप्रियता और अमेरिकी नीति निर्माण के अपने अनुभव के दम पर उन्होंने 1993 के आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और पहली बार जापानी संसद में कदम रखा, जिसे नेशनल डाइट कहा जाता है। वहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और 3 साल बाद 1996 में वो सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गई। धीरे धीरे उन्होंने जापान की पुरुष प्रधान राजनीति में अपनी धाक जमाई। एलडीपी के साथ करीब 3 दशक लंबे सफर और कई कैबिनेट मंत्रालयों को संभालने के बाद अक्टूबर 2025 में वो न सिर्फ इस रूढ़िवादी पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, बल्कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास भी रच दिया। ताकाइची ने खुद को ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से प्रेरित बताया। आज जापानी मीडिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से बुलाता है। ताकाइची के सफर ने जापान की राजनीति के कई भ्रम तोड़े हैं। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो उनकी जिद का नतीजा है, लेकिन उनके विद्रोही स्वभाव का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। उनकी निजी जिंदगी और शादी ने तो जापान के सदियों पुराने नियम ही बदल डाले। जापान के कानून के मुताबिक शादी के बाद पति पत्नी को सरनेम साझा करना होता है। 95% मामलों में वहां महिलाएं ही पति का सरनेम अपनाती हैं। 2004 में ताकाइची ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने राजनेता ताकू यामामोटो के साथ शादी की और उनका सरनेम अपना लिया। ये रिश्ता 13 साल तक चला और फिर दोनों अलग हो गए। तलाक के 4 साल बाद कहानी में मोड़ आया। दिसंबर 2021 में दोनों ने फिर से शादी कर ली। इस बार ताकू यामामोटो ने जापान के पुराने नियम तोड़ दिए। उन्होंने अपनी पत्नी का सरनेम अपना लिया और ताकू ताकाइची बन गए। जब साने ताकाइची प्रधानमंत्री बनी तो ताकू जापान के इतिहास के पहले प्रथम पुरुष बन गए। ताकू ने खुद को अपनी पत्नी का स्टेल्थ हस्बैंड बताया। इसका मतलब होता है पर्दे के पीछे रहकर समर्थन करने वाला पति। उनका मकसद था कि ताकाइची बिना किसी रुकावट के देश चला सके। ताकू की सेहत बहुत खराब रहती थी।
2024 में उन्हें कैंसर हुआ और फिर ब्रेन स्ट्रोक आ गया, जिससे ताकू का आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। देश का सबसे बड़ा पद संभालने के बाद भी ताकाइची खुद अपने पति की देखभाल करती हैं। ये उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। निजी जिंदगी में इतने प्रगतिशील फैसले लेने वाली ताकाइची राजनीति में बिल्कुल अलग है। वो जापान की सबसे घोर दक्षिणपंथी नेता मानी जाती हैं। उनका राजनीतिक रवैया बहुत आक्रामक है। वो हमेशा से चीन की मुखर आलोचक रही हैं और ताइवान का खुलकर समर्थन करती हैं। ताकाइची जापान के शांतिवादी संविधान में भी बदलाव करना चाहती हैं। उनका मानना है कि जापान की सेना को अब मजबूत और आक्रामक होना चाहिए। उनकी यही सख्त नीतियां अब भारत के साथ मिलकर नया रंग ले रही हैं। यही वजह है कि दोनों देशों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक और सैन्य दांव चला है, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर होने वाला है। जापान ने अगले 10 सालों में भारत के अंदर 10 ट्रिलियन येन लगाने का फैसला लिया है, भारतीय रुपए में 5,91,000 करोड़। इससे भारत में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। इस डील का सबसे अहम हिस्सा डॉलर की बादशाहत खत्म करने से जुड़ा है। दुनिया भर में व्यापार करने के लिए देशों को अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब भारत और जापान लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जापानी कंपनियां भारत के साथ व्यापार में भारतीय रुपए और जापानी येन का इस्तेमाल करेंगी। इसके लिए भारतीय बैंकों में विशेष खाते खोले जाएंगे। इससे डॉलर बदलने का भारी खर्चा बचेगा और लेन देन बहुत तेजी से होगा। ये फैसला चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन लंबे वक्त से ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा जमा कर बैठा है। अब भारत और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक इलाके में समानांतर व्यवस्था बना रहे हैं। ये चीन की आर्थिक दादागिरी का तगड़ा जवाब है। व्यापार के साथ साथ दोनों देश सेना और रक्षा के मोर्चे पर भी चीन को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। अब तक भारत और जापान की नौसेना सिर्फ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास करती थी। मालाबार और धर्मगार्जन जैसे अभ्यासों में वो दोनों देश साथ दिखते थे, लेकिन अब दोनों देश मिलकर नौसैनिक युद्धपोत के लिए खास यूनिकॉर्न एंटेना बनाएंगे, जो युद्धपोत पर लगाने के बाद वो दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इससे भारतीय नौसेना की ताकत और मारक क्षमता बढ़ जाएगी। इंडो पैसिफिक में शांति बनाए रखने के लिए ये हथियार बहुत जरूरी है। इस बैठक में सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स का मुद्दा भी अहम रहा। सारी दुनिया चिप बनाने के लिए चीन पर डिपेंडेंट है। भारत और जापान इस निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जापानी उद्योग अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में भारी निवेश करेंगे। इसके अलावा लिथियम और कोबाल्ट जैसे जरूरी खनिजों की खोज के लिए भी दोनों देश साथ आ गए हैं। सुरक्षा के बाद दोनों देशों का अगला निशाना भविष्य की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जापान के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रिसिशन और हार्डवेयर तकनीक है, वहीं भारत के पास सबसे तेज दिमाग वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। इन दोनों का मिलन एआई की दुनिया में तहलका मचा सकता है। भारत जेन और जापान के NII ने मिलकर बड़े एआई मॉडल बनाने का करार किया है। जापान को तकनीक के जानकारों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ये तय हुआ कि 2030 तक 500 हाईली स्किल्ड इंडियन एआई प्रोफेशनल्स जापान जाएंगे। ये हमारे युवाओं के लिए वहाँ काम करने और नई तकनीक सीखने का बहुत बड़ा मौका है। प्रतिभाओं का यह आदान प्रदान दोनों देशों का बहुत मजबूत पक्ष बन सकता है। इसके अलावा भारत सरकार की गोबर धन योजना को भी जापान का साथ मिला है। दोनों देश मिलकर भारत के ग्रामीण इलाकों में 1000 कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद के प्लांट्स लगाएंगे। इन प्लांट्स में गाय के गोबर, धान की पराली और खेतों में बचे कचरे से क्लीन एनर्जी बनाई जाएगी। इस गैस से भारत के करीब 25 लाख CNG वाहनों को ईंधन मिलेगा। ये कदम पर्यावरण को तो बचाएगा ही, साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था, तकनीक और रक्षा के इन बड़े फैसलों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वो जानना चाहते हैं कि जापान भारत पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रहा है। ये भरोसा महज चंद सालों ने नहीं बनाया है। इसके तार 1200 साल पुराने इतिहास और आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान के मशहूर कैफे में आज भी जो करी चावल मिलता है उसमें भारतीय आज़ादी की अमर कहानी का स्वाद घुला हुआ है? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची नारा प्रांत से आती हैं। ये नारा शहर भारत और जापान के 1200 साल पुराने रिश्ते का सबसे बड़ा गवाह है। नारा 8वीं शताब्दी में जापान की राजधानी हुआ करता था।
वहां कदम रखने वाले सबसे पहले भारतीय थे बोधि सेन। वो दक्षिण भारत के रहने वाले बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे। बोधि सेन चीन गए थे और वहीं उनकी मुलाकात जापानी राजदूतों से हुई थी। उन्होंने बोधि सेन को अपने देश आने का न्योता दिया। इसके बाद समंदर के रास्ते साल 736 में बोधि सेन ओसाका होते हुए जापान पहुंचे। साल 752 में नारा के तोदाईजी मंदिर में भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। ये पीतल की मूर्ति 15 मीटर ऊंची है और इसका वजन 500 टन है। आज ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बोधि सेन को ही मुख्य पुरोहित चुना गया था। हजारों विदेशी मेहमानों के सामने उन्होंने अपनी तुलिका से बुद्ध की आंखें बनाई थी। तुलिका का मतलब होता है पेंटिंग ब्रश। वो तुलिका आज भी जापान के शसोइन खजाने में हिफाजत से रखी गई है। बोधि सेन ने जापान में संस्कृत का ज्ञान भी फैलाया। वहां की 47 अक्षरों वाली लिपि कटाकाना पर भी संस्कृत का गहरा असर माना जाता है। बोधि सेन के शिष्यों ने जापान के शाही दरबार में पारंपरिक नृत्य भी पेश किए। उनकी धुनें आज भी जापान के शाही समारोहों में गूंजती हैं। प्रधानमंत्री ताकाइची ने इस पुराने रिश्ते को फिर से ताज़ा कर दिया है। धर्म के पवित्र रिश्ते के अलावा दोनों देशों को जोड़ने वाली दूसरी कड़ी बहुत स्वादिष्ट है। जापान के लोग करी चावल बहुत चाव से खाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें हमारी भारतीय आज़ादी की क्रांति का स्वाद घुला हुआ है। बात है दिसंबर 1912 की। भारतीय क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने दिल्ली में ब्रिटिश वायसराय पर बम फेंका था। 2 साल तक वो पुलिस से बचते फिरे। फिर मई 1915 में वो ब्रिटिश जासूसों से बचते हुए पीएस टैगोर के नाम से जापान भाग गए। टोक्यो में भी जासूसों का खतरा था। तब उन्हें नाकामुराया बेकरी के तहखाने में पनाह मिली, जो बहुत अमीर जापानी सोमा परिवार की थी। इसी दौरान रासबिहारी बोस को सोमा परिवार की बेटी तोशिको से प्रेम हो गया। जापानी समाज की परवाह किए बिना 1918 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से बोस को जापान की नागरिकता मिल गई और अंग्रेजों का खतरा टल गया। दुर्भाग्य से सिर्फ 28 साल की उम्र में बीमारी के कारण तोशिको का निधन हो गया। पत्नी को खोने के बाद रासबिहारी बोस ने दुख दूर करने के लिए नया रास्ता खोजा और इसके लिए उन्होंने खाने का सहारा लिया। उस समय जापान में जो करी खाई जाती थी वो ब्रिटिश नौसेना लेकर आई थी। अंग्रेज उस करी में सेब और आटा मिलाकर उसे बहुत मीठा बनाते थे। बोस ने उसका जायका बदलने की ठानी। 1927 में उन्होंने नाकामुराया कैफे में अपनी नई रेसिपी पेश की। इसमें आटे की जगह भारतीय मसाले, जीरा, धनिया और धीमी आंच पर पकाकर चिकन डाला गया। मेन्यू में इसे प्यार और क्रांति का स्वाद नाम से जगह मिली। ये असली मसालेदार भारतीय करी पूरे जापान में रातों रात मशहूर हो गई। इस करी ने रासबिहारी बोस को आजाद हिंद फौज का ढांचा बनाने के लिए काफी पैसा दिया। ये इतनी हिट हुई कि 1939 में नाकामुराया शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली पहली जापानी फूड कंपनी बन गई। आज भी नाकामुराया कैफे में ये करी सबसे ज्यादा बिकती है। क्रांति की इस कहानी के बाद अब बात करते हैं उस भारतीय की जिसे जापान में भगवान माना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान बहुत बुरी हालत में था। 1946 में मित्र देशों ने जापानी नेताओं पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने के लिए टोक्यो ट्रिब्यूनल बनाया। इसमें कुल 11 देशों के जज शामिल थे। भारत का प्रतिनिधित्व कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज डॉक्टर राधा विनोद पाल कर रहे थे। नवंबर 1948 में जब फैसला आया तो 11 जजों में जस्टिस पाल अकेले थे जिन्होंने अलग राय रखी। जस्टिस पाल ने 1230 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सभी 25 जापानी अभियुक्तों को निर्दोष करार दे दिया। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने को युद्ध का सबसे बड़ा अपराध बताया। युद्ध में हार और परमाणु बम के विनाश से गुजर रहे जापान के लिए ये आवाज बहुत बड़ा मरहम साबित हुई। जस्टिस पाल ने जापानियों को एहसास दिलाया कि उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। इसी वजह से आज भी जापान के आम नागरिक और नेता उनका बहुत सम्मान करते हैं। टोक्यो के मशहूर यासुकुनी श्राइन में जस्टिस पाल के सम्मान में स्मारक बनाया गया है। जापानी नेता आज भी वहां श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। शिंजो आबे जैसे बड़े नेताओं ने हमेशा जस्टिस पाल के साहस को दोनों देशों की दोस्ती का अमर प्रतीक माना। इन्हीं मजबूत ऐतिहासिक स्तंभों पर आज भारत और जापान का नया रिश्ता खड़ा है। जापान के पास अथाह पैसा, बेहतरीन तकनीक और बड़ा तजुर्बा है। वहीं हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत के युवाओं की ऊर्जा और जापान की पूंजी का ये तालमेल भविष्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
ये दोनों मिलकर ग्लोबल अर्थव्यवस्था का नया इंजन बन सकते हैं। सदियों पहले बोधिसेन ने जिस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी, वो आज बहुत आगे आ चुकी है। रास बिहारी बोस की क्रांति और जस्टिस पाल के सत्य के रास्ते से होते हुए ये सफर आज नए मुकाम पर पहुंच गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी और साने ताकाइची की भाई बहन वाली आत्मीय कूटनीति इसी मजबूत नींव पर खड़ी है। आज जब दुनिया अलग अलग ध्रुवों में बंट रही है, तो भारत और जापान का ये गठजोड़ सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। ये नया रिश्ता आने वाले कल में एशिया ही नहीं, दुनिया भर को शांति और विकास का नया रास्ता दिखाएगा। आपको भारत और जापान की ये ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये दोस्ती अमेरिका और चीन के लिए चुनौती साबित होगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही गहरी और दिलचस्प कहानियों के लिए कड़क को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के अनकही में इतना ही। मैं हूं गरिमा, शुक्रिया।